हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की, जो कि हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 चैप्टर अब हम लोगों का सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच गया है, तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कम्प्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए ये 2-3 वीडियो दिखाया जा रहा है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो मॉडल सेट थे, ठीक है, वहाँ पे पूछे गए थे। तो इन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपका बहुत सारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, जो आपके सिलेबस में है उसी को आपको करना है, ठीक है, बाकी को आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब स्टार्टिंग हुआ था तो फर्स्ट कंपाउंड जो हम लोग का बना था वो क्या बना था, हाँ, यूरिया बना था, जो कि एक्सीडेंटली हम लोगों का यहाँ पे बन गया था। तो जिन्होंने यहाँ पे फर्स्टली उसको जो है यहाँ पे सिंथेसाइज किया था, बनाया था उसको, उसका यहाँ पे नाम बेसिकली पूछा गया। तो जैसा कि आपको पता ही है उसका नाम क्या था, एफ ओहलर यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन इनका पूरा नाम जो था वो फ्रेडरिच ओहलर यहाँ पे इनका नाम था। यही जो थे वो फर्स्ट यहाँ पे सिंथेसाइज किए थे आपका क्या, हाँ, यूरिया को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी और भी ऑप्शन है, बर्जिलियस और फेराडेज, तो ये सारा अलग अलग जो भी है साइंटिस्ट उनके नाम है। तो जो भी यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो गया बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, करेक्ट फार्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का सही सूत्र क्या है, इनमें से कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कुछ इस तरीके से, NH4CNO होता है, जहाँ पे NH4 आपका जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज के रूप में रहता है और CNO पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का आंसर, कुछ इस तरीके से। सीधा सिंपल याद रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें से भी यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, एक हमारा NH4 पॉजिटिव में चल जाएगा अमोनियम में, और CNO यहाँ पे साइनेट वाला चला जाएगा माइनस में, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन लेबोरेटरी वाज शोन फर्स्ट बाय। तो फर्स्टली किसके द्वारा बताया गया था कि जितना भी ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड होता है उसको सिंथेसाइज हम लोग कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, कहाँ पर, लेबोरेटरी में। लेकिन बहुत सारे जब हम लोग का यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब स्टार्टिंग था तो उस टाइम क्या पता चलता था कि वहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक से जो है ऑर्गेनिक का यहाँ पे मतलब जो है कंपाउंड नहीं तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों का जब खोज हुआ था, जो फ्रेडरिच ओहलर थे उन्होंने यूरिया का जब खोज किया था, तो और भी बहुत सारे यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोगों का ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड बनाया, मतलब तैयार किया जाने लगा, कहाँ पे, प्रयोगशालाओं में या फिर बोल सकते हैं लेबोरेटरी में। तो वही चीज़ किनके द्वारा यहाँ पे जो है फर्स्टली बताया गया था कि इनऑर्गेनिक सोर्सेस को हम लोग लेबोरेटरी में, उससे हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देख सकते हैं, कोल्बे, बर्थेलोट, कोल्बे, बर्जिलियस, एफ ओहलर। तो एफ ओहलर का हम लोग जो है, फ्रेडरिच ओहलर को हम लोग जान रहे कि यूरिया का उन्होंने फर्स्ट सिंथेसाइज किया था, इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये यूरिया का फर्स्ट था, तो इसको यहाँ पे हम लोग नहीं मानेंगे, बल्कि हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया उस हिसाब से आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों का इनऑर्गेनिक सोर्सेस को लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लेबोरेटरी में जो तैयार करते हैं, तो वो जो है बताए थे कोल्बे और बर्थेलोट ने बताए थे, ठीक है। ये आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोल्बे और बर्थेलोट थे। बाकी अगर जब यूरिया का जो अगर खोज किए थे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर बोला जाए कि कौन खोज किए, तब हम लोग वहाँ पे फ्रेडरिच ओहलर का नाम बोलेंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं, वो फर्स्ट किसने बोला था। आखिर हम लोग का जो यूरिया बना था वो एक्सीडेंटली बन गया था, वो बनाना कुछ और चाह रहे थे लेकिन वहाँ पे वो बन गया था। लेकिन ये जो सेंटेंस यहाँ पे बोला है कि प्रयोगशाला में अकार्बनिक स्रोतों से जैविक यौगिक को संश्लेषित किया जा सकता है, यह सबसे पहले किसने दिखाया था, तो वो 2 आदमी थे यहाँ पे, कोल्बे और
कोल्बे और बर्थेलोट। तो यहाँ पे कोल्बे और बर्थेलोट क्या क्या खोज किए थे, तो कोल्बे जो है यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रिपेयर किए थे और बर्थेलोट यहाँ पे मीथेन बनाए थे। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कोल्बे कौन सा कंपाउंड बनाए थे, तो एसिटिक एसिड का निर्माण किए थे और यहाँ पे बर्थेलोट जो है वो मीथेन का निर्माण किए थे। चलिए इस तरीके से हम लोग का ए नंबर हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ जो भी कंपाउंड आपको दिखाया गया इनमें से एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में वही लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है। यहाँ पे एलिसाइक्लिक होना चाहिए, एलिफेटिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक गलत यहाँ पे लिखा गया, एलिसाइक्लिक यहाँ पे होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे सही है। ठीक है, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, सीधा सिंपल। तो एलिसाइक्लिक हम लोगों का एक तरीके से साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं कि एलिसाइक्लिक मीन्स साइक्लिक कंपाउंड ओनली। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे साइक्लिक हो जाएगा, पूरे तरीके से बंद आकृति के रूप में रहेगा। वहाँ पे कोई भी आपका जो है एरोमेटिसिटी का काम नहीं करेगा। दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक एरोमेटिक वाला होता है और एक एलिसाइक्लिक वाला होता है। मतलब एक सिर्फ वहाँ पे साइकिल वाला रहेगा। इस तरीके से कुछ भी रहे, 6 कार्बन का रहे, यहाँ पे 4 कार्बन का भी है, 3 कार्बन का भी है, 5 का, 6 का, 7 का, कुछ भी अगर यहाँ पे रहे बस वो बंद होना चाहिए। वहाँ किसी भी तरीके का कुछ भी चेंजेस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बंद होना चाहिए। जैसा कि हम लोग बेंजीन जानते हैं, तो बेंजीन हम लोग का क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इस तरीके का रिंग वहाँ पे जो है बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके का होता है। लेकिन जब हम लोग का एलिसाइक्लिक का बात किया जाए तो सिर्फ साइकिल के रूप में रहेगा, मतलब बंद आकृति रहेगा। वो किसी भी कार्बन चेन का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन का है, ये 4 का है, ये 3 का है, तो कुछ भी रहेगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं पे और भी जो ऑप्शन है देख लीजिए, ये बेंजीन है तो ये तो एरोमेटिक में चला जाता है, इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये देख लीजिए ओपन चेन कंपाउंड इसको बोलेंगे, ये भी हम लोग का ओपन चेन में ही आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है। लेकिन एलिसाइक्लिक जैसे बोल दे मतलब साइक्लिक कंपाउंड, हम लोग का बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन CH2O। CH2O में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह, देखिए प्रकार थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होता है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप CH2O में हम लोग का पाया जाता है, ये चीज़ पूछा है। तो CH2 का हम लोग स्ट्रक्चर अगर बनाए तो कार्बन को बीच में रखते हैं, इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं HCHO। अगर CH2O को हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से HCHO के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक तरफ यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन हमारा ये चीज़ है और इधर ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है, CH2 है। मतलब इसको अगर जनरल के रूप में हम लोग देखें, जनरल फॉर्म में, तो RCOH इस तरीके से हमारा होता है। अब R के जगह पे यहाँ पे क्या इन्होंने ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग CH3 भी ले सकते हैं, कोई भी लंबा चेन भी हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये हम लोग का मेन ये देखना है, यही हम लोग का प्रकार्यात्मक समूह जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वही होता है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हम लोग का है एल्डिहाइड, और इसका नाम अगर बात किया जाए CH2O का तो उसका नाम हो जाता है फॉर्मलडिहाइड। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख भी दिए हैं कि CH2O का अगर यहाँ पे देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम होता है फॉर्मलडिहाइड, और जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्मलडिहाइड आपने पढ़ा ही होगा। एक होता है CH3 CO और H, CH3 CHO, तो ये हमारा हो जाता है एसिटल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 2 कार्बन का यहाँ पे एल्डिहाइड यहाँ पे बनता है। चलिए कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का इनमें से कौन सा IUPAC नेम हो जाएगा, ये चीज़ पूछा है। तो नियोपेंटेन का अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर सबसे पहले, तो नियोपेंटेन का देखिए एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो और एक होता है नियो। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन है उससे आप लोगों को वहाँ पे बताएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग को नियो वाला पूछा है, तो नियो कुछ इस तरीके से 3 कार्बन का चेन होता है, इसमें आगे इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब इस टाइप का बोल सकते हैं। नीचे आपका ये 3 रहता है और बाकी इधर इधर से हमारा कुछ भी यहाँ पे चेन चलता है, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा है नियोपेंटेन, तो इसलिए नियोपेंटेन का बनाए इधर से CH3 CH3 और इसमें CH3, मतलब 5 कार्बन का चेन इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे एक ही कार्बन में चारों तरफ से ब्रांच दिखाया गया। अब इसका यहाँ पे अगर देख लीजिए मेन तो ये है, ये बना लिए, उसके बाद आप लोगों को IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चुनते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर नंबरिंग करें तो नंबरिंग हम लोग का किधर से चलेगा, ऊपर से कर लेते हैं, 1 2 यहाँ पे चलेगा, 1 2 3,
मतलब कहीं ना कहीं इस चेन को हम लोग ले रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का ब्रांच कौन कौन मिल रहा है, एक CH3 यहाँ, एक CH, मतलब 2 पर यहाँ पे एक CH3, तो जिस कारण से ही हम लोग इसका नाम क्या क्या लिख दिए, 2,2 डाईमिथाइल और 3 कार्बन का चेन है, इसलिए यहाँ पे प्रोपेन। तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पर है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे नियोपेंटेन है, इसका अगर स्ट्रक्चर बना लिया, फिर वहाँ से उसका नंबरिंग करके जो हमारा IUPAC का रूल है उसी हिसाब से हम लोग बना देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें भी IUPAC नेम इस कंपाउंड का पूछा गया है कि इनमें से क्या हो जाएगा। तो ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी गया है सारा चीज़, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखें इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा जान लेंगे। ये पूरा का पूरा इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो-3-क्लोरो-ब्यूटेन। लेकिन कैसे हुआ, तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों को चुनना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हेलोजन यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, तो जब भी हेलोजन्स जो लगे होते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, मतलब साइड चेन के रूप में उसको हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें कार्बन का तो 1, 2, 3, 4 और 4 कार्बन का चेन, तो ये तो पूरा का पूरा 4 कार्बन का चेन हुआ। लेकिन अब जब भी हम लोगों का हेलोजन्स जहाँ भी रहे, जो भी हमारा प्रीफिक्सेस वाला टर्म यहाँ पे रहे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लगाते हैं। जैसे कि ब्रोमीन का यहाँ पे B से आ रहा है, क्लोरीन का C से आ रहा है, तो जिसका यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल में ABCD वाला जो पहले आता है उसी के तरफ से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ जैसे कि ब्रोमीन है इसलिए इसका 2 इधर से हम लोग नंबरिंग किए, और जैसा कि क्लोरीन है इसलिए यहाँ पे 3 से इसका इधर दे दिए नंबरिंग। तो यहाँ पे 2 में हमारा क्या है, 2 में ब्रोमो इस कारण से हो गया, 3 में क्लोरो हो गया और 4 कार्बन का चेन था, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन। तो हम लोग का जहाँ भी है 2-ब्रोमो-3-क्लोरो-ब्यूटेन वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है, 2-ब्रोमो-3-क्लोरो-ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक IUPAC नेम आपका कंफर्म है, रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो IUPAC नेम अब यहाँ पे इस कंपाउंड के लिए यहाँ पे IUPAC नेम हमको यहाँ पे पूछा है, इसके लिए IUPAC नेम क्या होगा, ऑप्शंस आपके दिए गए। तो एक चीज़ अच्छा है, ऑप्शन भी आपको साथ के साथ दिया जाता है, तो आप यहाँ से भी इसको जो है दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो चलिए इसका यहाँ पे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग देख लीजिए, मैंने पहले से कर दिया है, अब इसको बस समझा देते हैं आप लोगों को। तो इसका नाम यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 3-ब्रोमो-2-इथाइल-1-ब्यूटीन। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन भी है और अल्कीन भी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है ऑर्डर हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो भी मल्टीपल बॉन्ड हमारा होता है, डबल बॉन्ड बोलें, ट्रिपल बॉन्ड बोलें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का आता है लॉन्गेस्ट चेन जो भी है, उसके बाद हम लोग का आता है साइड चेन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का बात किया जाए तो फंक्शनल ग्रुप तो कुछ है नहीं, हम मान सकते हैं अल्कीन है, ठीक है। मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हम लोग का अल्कीन है। तो हम लोग का सबसे पहले नंबरिंग हम लोग का होगा वहीं से जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन का हम लोग बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 इधर जा रहा है, 1, 2, 3, 4 अगर इस साइड जाते हैं तो हम लोग का ब्रोमीन यहाँ पे छूट जा रहा है, इसलिए हम लोग किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, ताकि हम लोग को ब्रोमीन भी मिल जाए। तो यहाँ पे 1 इसको देंगे, 2 इधर, 3 इधर, 4। अब देख रहे हैं कि 3 में ब्रोमो, इस कारण से 3 में ब्रोमो लगा दिए। 2 में हमारा क्या है, इथाइल है। इथाइल का अगर हम लोग का अगर ब्यूटाइल रहता है तो उसको हम लोग पहले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इथाइल है तो ई से इथाइल आता है, तो 3 ब्रोमो यहाँ लगा दिए, 2 इथाइल यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे 4 कार्बन का चेन ये हम लोग देखें कुछ इस तरीके से। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, मतलब ब्यूट कहते हैं। और जैसा कि अल्कीन है, अल्कीन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, जिस कारण से ही 1-ब्यूटीन यहाँ पे यूज होगी, या फिर ब्यूट 1-इन भी आप कर सकते थे, लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसी को लिखें। तो क्या नाम हो गया, 3-ब्रोमो-2-इथाइल-1-ब्यूटीन। तो 3-ब्रोमो-2-इथाइल-1-ब्यूटीन कहाँ पर है, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर में ही। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। हेलोजन आपके कंफर्म रहेंगे, अल्कीन रहेंगे या फिर अल्काइन भी रह सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर नाम से यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया जा सकता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर से नाम लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि नाम दिया गया, उससे आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पे वही कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंट फॉर इन टू ऑल, पेंट फॉर इन टू ऑल का यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से होगा,
वही चीज़ पूछा है। तो जब भी इस तरह के रहे तो हम लोगों को सबसे पहले वर्ड रूट का हेल्प लेना है। वर्ड रूट कहने का मतलब है कि कितना कार्बन का चेन ये चीज़ है, वो सबसे पहले हम लोगों को देख लेना है। तो हम लोग को कौन सा है यहाँ पे मतलब पेंट है, मतलब 5 कार्बन का यहाँ पे चेन हम लोगों को बनाना होगा। और उसमें इन है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ऑल है मतलब यहाँ पे OH ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो इस टाइप से हम लोगों का हो जाएगा ये वाला। देखिए इसका जब आप नाम कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH2, फिर CH, इस पर आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का CH3। अब नेमिंग कीजिए, 1 2 नंबरिंग पहले कर लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। तो क्या आ जाएगा, पेंटेन, कुछ इस तरीके से पेंट रहेगा, पेंटेन नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो पेंट, और यहाँ पे कितना नंबर में, 4 में हमारा इन है और कितना में है, ऑल, 2 में ऑल। तो देख लीजिए पेंट 4 इन 1 ऑल हम लोग को यहाँ पे पूछा था। तो पेंट 4 इन 1 मतलब 2 ऑल, यहाँ पे 2 में था ना, इस तरीके से। तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे जो है आंसर ये वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ पे किस में है, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का B यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा एक बार अच्छे तरीके से, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि जैसा कि यहाँ पे पेंट 4 इन 2 ऑल यहाँ पे ये बात लिखा गया था। तो पेंट यहाँ पे 5 कार्बन का करते हैं। तो 5 कार्बन आप लोगों को पहले कुछ इस तरीके से 5 कार्बन बना लीजिएगा। जब भी दिक्कत हो तो 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे बना लिए। अब देखें 2 में हमारा ऑल है, तो कहीं भी 2 में आप लगा दीजिए ऑल। तो अगर मान लीजिए इधर से हम लोग लगा दिए ऑल, मतलब क्या हुआ, OH ग्रुप। अब यहाँ पे 4 में इन है, मतलब इसको काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5, 4 में इन है मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पे डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। तो यहाँ से भी आप जो है आसानी से इस टाइप से लगा के निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हर जगह उसका वैलेंसी को पूरा कर देना है कार्बन का। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था 3 है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे अगर इधर से एक था तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस तरीके से यहाँ पे था तो 1 लगा दिए। तो CH पर ऑयल, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यही ऑर्डर यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। जब भी आपका नंबरिंग जो भी नेमिंग हो जाए IPSC का, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। जब भी फंक्शनल ग्रुप रहे तो वहाँ से आपको उसको कम से कम नंबरिंग रखना है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड में आपका अगर फंक्शनल ग्रुप ना रहे, डायरेक्ट आपका डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका लॉन्गेस्ट चेन अगर रहे तो उसको फिर लगाना है। फिर लास्ट में आपका साइड चेन ज़्यादा, मतलब साइड चेन को सबसे कम प्रायोरिटी आपको देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, IPSC नेम ऑफ, ये जो यहाँ पे कंपाउंड आपका दिया है इसका IPSC नेम आप लोगों को लिखने बोला है। मतलब IPSC नेम इसका यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का नंबरिंग होगा। और जैसा कि यहाँ पे जान सकते हैं कि एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे बेसिकली कंपाउंड है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कहने का मतलब बेंजीन पर यहाँ पे पहले से ही कुछ ग्रुप लगा दिया गया, जैसे कि NO2 लगा दिया गया। जब भी बेंजीन, ये जो हम लोग का ये गोल घेरा में जो कि उसका नाम क्या है, बेंजीन, और जब भी यहाँ पे उसके ऊपर में कुछ भी लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे NO2 लगा है जिसको हम लोग नाइट्रो कहते हैं, तो जिस कारण से इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, मान लीजिए क्लोरीन यहाँ पे लग जाता कुछ इस तरीके से तो इसका नाम हो जाता क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे और भी कुछ लग जाता जैसे कि CH3 लग जाता तो इसका हो जाता मिथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से यहाँ पे NO2 लगाया गया जिस कारण से ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी ग्रुप्स इसमें आके लगेंगे तो सबसे कम नंबर जो है आपको लेते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से बोला गया है। इसका अगर नाम का बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके से इसका भी लगाएंगे। इसमें सबसे पहले याद रखना है कि इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल हम लोग जो है एक याद रखते हैं, मतलब जिधर से कम नंबर हर चीज़ को, ठीक है, साइड चेन को देख सकते हैं उसको कम नंबर मिलते हुए। मान लीजिए इसको हम नाइट्रोबेंजीन के रूप में ले रहे हैं तो ये तो हम लोग का पूरा मेन चला जाएगा। तो अब जो भी यहाँ पे साइड चेन है उसको लोवेस्ट नंबरिंग देना है। तो देखना है कि किधर से हम लोग लोवेस्ट नंबरिंग दे सकते हैं। तो इसका अगर यहाँ पे नाम देखें तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, ये आप लोगों का सबसे पहले यही सबसे ज़्यादा जो है 2, 1 और 4 सबसे यहाँ पे क्या जाएगा, लोवेस्ट यहाँ पे वैल्यू चलेगा। अब जैसा कि यहाँ पे बात किया जाए, अब कहीं से भी आप नंबरिंग कीजिए, ठीक है। नंबरिंग आखिर बेसिकली हम लोग करेंगे जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए यहाँ से अगर करते हैं
इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नंबरिंग करने में यहाँ पे दिक्कत ना हो। मान लीजिए इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए NO2 फर्स्ट नंबर में है, यहाँ पे क्लोरीन 3 नंबर में जा रहा है, जो कि और जो हमारा मिथाइल है वो चला जा रहा है 4 में। मतलब यहाँ पे इस तरीके से देखें, ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अब यहाँ पे कलर चेंज करते हैं और फिर दूसरा यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे CH3 तरफ से हम लोग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर मिथाइल अगर 1 में है, क्लोरीन यहाँ पे 2 में है, तो NO2 हमारा चल जा रहा है 4 में, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ये दूसरा पॉसिबल है। उससे तो अच्छा हम लोगों का फर्स्ट यहाँ पे था जो NO2 से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया। एक और पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है किधर से, अगर क्लोरीन के तरफ से हम लोग करें, ठीक है, क्लोरीन के तरफ से, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। कुछ इस तरीके से करें तो मिथाइल को 2 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6। देख लीजिए अब यहाँ पे फिर से जो है NO2 5वां पोजीशन में जा रहा है। भले क्लोरीन 1 में जा रहा है, ये 2 में जा रहा है, लेकिन वो 5 में चल जा रहा है, ठीक है। तो जिस कारण से अगर ईजीएस्ट तरीका देखें तो अगर 1 से जो NO2 से जब हम लोग 1 वाला स्टार्ट कर रहे थे तब हमारा मिथाइल जो है वो 4 पोजीशन में चल जा रहा था, ये 3 में जा रहा था। लेकिन और एक चीज़ याद रखिए, जब क्लोरीन से स्टार्ट किए तब वो 5वां पोजीशन में गया, जब मिथाइल से किए तो भी वो 4था पोजीशन में गया। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का जब मिथाइल से गए वो वाला पोजीशन ज़्यादा हम लोग को अच्छा था। कैसे, इसको समझिए। जब हम लोग NO2 की तरफ से गए तो नाइट्रोजन NO2 का 1 गया था, हमारा क्लोरीन का 2 आया था, और इसका देख लीजिए मिथाइल का कितना आया था, 4 आया था। 1 2 4 ये पहला जो हम लोग देखे थे फर्स्ट बार, जो वहाँ पे रेड वाला से वहाँ पे किए थे नंबरिंग। दूसरा जब ग्रीन वाला से किए थे, मिथाइल को 1 माने थे, तो 1, क्लोरीन को 2, और ये चला गया था कितना में, यहाँ से अगर बात किया जाए उल्टा हम लोग देख रहे हैं 1 3। अच्छा ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फिर से मैं लिख देता हूँ। एक तो हमारा जो है 1 2 4 वाला चला गया, जो कि हमारा ग्रीन वाला था। अब रेड वाला का देखें तो रेड वाला का हमारा क्या था, 1 था, 3 में था हमारा क्लोरीन, और यहाँ पे 4 में हम लोग 4 में हम लोग का CH3 था। तो 1 3 4 हो गया, दूसरा हो गया। अब एक हम लोग का और जो ब्लू वाला था उसका नंबरिंग जब किए थे तो उसको हम लोग कहाँ से किए थे, क्लोरीन से, तो 1 यहाँ पे हो गया। और मिथाइल का हमारा चल गया था 1 2, और NO2 का चल गया कितना, 1 2 3 4 5वां नंबर में यहाँ पे चल गया था। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी आप यहाँ पे किए हैं उसमें से सबको आप जोड़ के देखिए कि किसका कम आ रहा है। तो ऊपर का जोड़ें सबसे पहले वाला, तो 2 और 1 3 और यहाँ पे 4 हो गया, ये हो गया 7। इसका जोड़ें तो 3 और 1 4 4, ये हो गया 8। और लास्ट वाला जोड़ें तो 5 2 7 और 1 8। मतलब कहीं ना कहीं ये सब दोनों जो है लगभग 7 से तो बड़ा ही है। तो जिस कारण से ही हम लोग को 1 2 4 वाला जो यहाँ पे है उसको हम लोग लगाएं। अब 1 2 4 वाला लगाएं तो अब वहाँ पे देखिए 1 2 4 में कौन कौन आ रहा था, 1 हम लोग मिथाइल जा रहा था, 2 क्लोरो जा रहा था, और 4 नाइट्रो जा रहा था। तो 1 मिथाइल का M आ रहा है, 2 में हम लोग देखें क्लोरो, और इसका देखें नाइट्रो। एक देखें M था, एक N था, और एक C था। तो इसमें से सबसे पहला कौन जाएगा अल्फ़ाबेटिकल में, C जाएगा, फिर M जाएगा, फिर N जाएगा। तो M तो हम लोग जो बेसिकली N तो हमारा ये नाइट्रोबेंजीन, ये तो पूरा का पूरा कंपाउंड, उसका नाम तो लास्ट में ही जाएगा, ठीक है, पोजीशन लगा के। अब उसके बाद यहाँ पे देखें क्लोरो और यहाँ पे मिथाइल, तो क्लोरो और मिथाइल में क्लोरो पहले जाएगा और क्लोरो दूसरा पोजीशन में है। थोड़ा यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल का नियम था, इसलिए इसको इतना मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता। आप देख लीजिएगा कि जिधर से आपका सबसे नंबरिंग कम आए और उसका अगर ऐड करके देखिएगा, जिसका सबसे कम है लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस कारण से दूसरा में यहाँ पे क्लोरो है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 में मिथाइल हम लोग का चला जाएगा, और 4 नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि 4 ये पूरा का पूरा हम लोग मान रहे थे इसको नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो 4 में नाइट्रो था, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा बेंजीन, 4 नाइट्रोबेंजीन। ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए याद रखना है लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, यहाँ पे इसको याद रखना है आपको। जहाँ से कम नंबरिंग हो उसको देख लेना है, 2-3 आपको नंबरिंग करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से वहाँ पे चूज कर सके कि छोटा हमारा कौन सा, वो सबको सम कीजिएगा, जिसका वैल्यू कम आएगा उसको आप लगा दीजिएगा। उसके बाद वैल्यू का आने के बाद भी वहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, ठीक है। रूल आपको पता होगा IPSC का, तो आप अच्छे तरीके से कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से यहाँ पे कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है। तो यहाँ पे वही चीज़ है हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधनायन सबसे अधिक स्थिर है, स्टेबल है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग याद रखे होंगे कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होता है वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो इनमें से देख लेना है कि 3 डिग्री कौन सा है, वही हम लोग का स्टेबल हो जाएगा। तो 3 डिग्री हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। यहाँ पे देख लीजिए 3 डिग्री कैसे हुआ, ये कार्बन है, इस पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, यही हम लोग का 3 डिग्री है। बाकी इसको देखें तो ये फर्स्ट में ही 1 डिग्री है, इसको भी देखें 1 डिग्री, भी यहाँ पे मिथाइल कैटायन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री बोल सकते हैं। तो जिस कारण से 3 डिग्री में यही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल रेडिकल, रेडिकल याद रखिए जिसको हम लोग फ्री रेडिकल भी कहते हैं, अल्काइल रेडिकल बोले या फिर फ्री रेडिकल बोले एक ही बात है, इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा यहाँ पे जो है रेडिकल जो है मोस्ट स्टेबल है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। वही चीज़ बोला निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अल्काइल रेडिकल सबसे अधिक स्थिर है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा कार्बोकेटाइन का ऑर्डर हम लोग देखें वही हम लोगों का फ्री रेडिकल का भी ऑर्डर होता है, मतलब 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो यहाँ पर भी जो 3 डिग्री का आपको दिख रहा होगा वही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि कार्बोकेटाइन के जैसा सेम यहाँ पे होता है, तो 3 डिग्री जहाँ पर है ये चीज़, तो उसी वही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पोजीशन आइसोमर, इनमें से कौन सा यहाँ पे पोजीशन आइसोमर को दिखा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थिति समावयवता है, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। जोड़ा स्थिति समावयवता मतलब पोजीशन आइसोमेर का जो यहाँ पे आइसोमेरिज्म का पेयर कौन सा है। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हाँ हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो क्या है यहाँ पे पोजीशन आइसोमर क्या होता है। तो पोजीशन आइसोमर देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के वहाँ पे पोजीशन में जो है डिफर होगा ऑन द कार्बन चेन, जो भी कार्बन का चेन होगा आपका उसमें जहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके वहाँ पे पोजीशन में जहाँ पे डिफरेंस देखने को मिले उसी को हम लोग पोजीशन आइसोमर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए फर्स्ट जो हम लोग का यहाँ पे इस तरीके से लिया गया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, मीट एथ प्रोपोलाय 1 क्लोरोप्रोपेन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कि फर्स्ट में ही क्लोरीन कुछ इस तरीके से लगा, दूसरा में देखें तो दूसरा में पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन लगा है। तो जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो आपके अगर डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट है तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन। यहाँ पे देखें फर्स्ट में था, यहाँ पे देखें सेकेंड में, इस कारण से ही हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, पोजीशन आइसोमर बोल रहे थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इस तरीके से यही हम लोग का पोजीशन आइसोमर। बस यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका वहाँ पे पोजीशन में चेंज होगा, कार्बन चेन में हो सकता है 1 में एक बार लग जाए जैसा कि यहाँ पे लगा है, 2 में लग जाए जैसा लगा है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, कहीं भी डिफरेंट हो सकता है, वो आपके ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार ही यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार अगर फर्स्ट को देखें तो इसमें तो कुछ वैसा पता चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, कार्बन चेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप का दिखा रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन है, तो ये तो हम लोग को बताएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे हम लोग को वैसा बता रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर फंक्शनल आइसोमर। अब यहाँ पे फंक्शनल का बात हुआ तो जो भी फंक्शनल वाला होगा मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे रहेगा वही हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर इसका देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन का बात करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कंपाउंड दैट हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकता है, नाइट्रो प्रेजेंट हो, अल्कोहल प्रेजेंट हो, कीटोन प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड प्रेजेंट हो। ठीक है, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं CH3OCH3 और इसमें CH3CH2OH, तो यहाँ पे O प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका कीटोन है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो डिफरेंट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा लेकिन उसका क्या सेम रहेगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। तो इस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। वही मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी ले लिया है उसी को,
ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। इधर कीटोन है तो इधर आपका अल्कोहल है। अगर यहाँ देखें यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये तो आपका पोजीशन को दिखा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, डिफरेंट तो है नहीं, दोनों का दोनों हमारा हेलोजन है। और भी यहाँ पे बात करें सी नंबर में तो देख लीजिए, यहाँ पे लगभग देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 ही कार्बन है, इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो जिस कारण से ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का सेम क्या होना चाहिए, मोलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला ही यहाँ पे डिफरेंट है, इस कारण से ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दोनों हेलोजन है, इसलिए ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो हमारा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि इसी में देख लीजिए 2 कार्बन का चेन भी है यहाँ पे, और इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। ये आपके कंपाउंड दिए हैं और ये आपका कंपाउंड दिया था, ये बोला कि क्या है, पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है, या फिर बोथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ये कंपाउंड आपका दिया गया है यहाँ पे स्थिति समय व्यवस्था है, श्रृंखला समय व्यवस्था है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो कार्बन का चेन अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन का, और एक यहाँ पे 6, मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे 6 कार्बन का है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब मोलिकुलर फार्मूला तो लगभग देखने को सेम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक आपका नॉर्मल यहाँ पे चेन है, सीधा सिंपल वाला, एक आपका मतलब एक आपका स्ट्रेट चेन है और एक आपका ब्रांच वाला चेन है। तो जिस कारण से जब भी हम लोगों का अगर एक दूसरा चेन, अगर चेन में डिफरेंस मिले तो उसका मतलब उसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि चेन आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है। चेन आइसोमेरिज्म लिखा गया है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम बट द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन इज़ डिफरेंट। मतलब मोलिकुलर फार्मूला हमारा सेम होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट हम लोग का कार्बन चेन का होगा वो डिफरेंट होगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक कार्बन का चेन यहाँ गया था तो एक यहाँ पे ब्रांच के रूप में आ गया, और एक पूरा का पूरा यहाँ पे क्या गया, ये हम लोग का चला गया नॉर्मल वाला स्ट्रेट चेन चला गया। तो जिस कारण से हम लोग का इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 में कि आइसोमर्स डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। स्पेस में अगर बात किया जाए कि आइसोमर अगर डिफर होगा उसके रिलेटिव पोजीशन में, उसके एटम और ग्रुप में अगर चेंज होगा स्पेस में, तो उसको हम लोग एक आइसोमर के रूप में जानते हैं, जिसका नाम होता है स्टीरियो आइसोमर, जो कि एक तरीके से 3 डायमेंशनल यहाँ पे वो चीज़ बताता है। मतलब वेज डैश वाला जो आप लोग पढ़े थे कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे कार्बन है तो एक हमारा इधर गया था इस तरीके से, ये वाला जो पढ़े थे एक डैश वाला इस तरीके से यहाँ पे, तो एक क्या दिखा रहा है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पे उसका दिखा रहा है कि एक आपके पीछे तरफ है, मतलब पूरा का पूरा ओरिजिनल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को इसमें मिल सकता है 3D। तो इस तरीके वाले जो भी हम लोग का यहाँ पे होता है, तो सीधा सिंपल ये एक डेफिनेशन होता है कि आइसोमर डिफर होता है जब रिलेटिव पोजीशन में उसके एटम और ग्रुप स्पेस में, तो उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर के नाम से जानते हैं। वही चीज़ हिंदी में भी है कि समयावस्था अंतरिक्ष में अपने परमाणु का अपने समूह के सापेक्ष स्थिति में भिन्न होते हैं, तो उसको हम लोग किस टाइप का आइसोमर कहते हैं, त्रिविम समयावस्था, मतलब 3D बोल सकते हैं, या फिर स्टीरियो आइसोमर इसको हम लोग नाम देते हैं। तो ये सीधा सिंपल ये डेफिनेशन, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर फॉर 1 क्लोरोहेक्सेन। अगर 1 क्लोरोहेक्सेन का टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर क्या होगा, ये चीज़ बोला। मतलब जो भी हमारा क्लोरीन है वो कहाँ कहाँ लगेगा, ये चीज़ वहाँ पे पूछा है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है यहाँ पे निकाल के रखे हैं हम कि 3 यहाँ पे इसका पोजीशन है जो कि लग सकता है। एक तो हम लोग का स्टार्टिंग में लग सकता है, एक यहाँ पे लग सकता है, और एक यहाँ पे लग सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होता है किसके लिए, 1 क्लोरोहेक्सेन के लिए। अगर 1 क्लोरोहेक्सेन का सीधा सिंपल बनाए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। यहाँ पे लगा दीजिए क्लोरीन, एक बार फर्स्ट में यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अगर लगाएं तो एक बार यहाँ हो सकता है क्लोरीन, एक बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक बार हम लोग कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। मतलब एक बार स्टार्टिंग में यहाँ लगाएं, एक बार यहाँ लगाएं, एक बार यहाँ लगाएं। यही 3 पोजीशन देखिए, इधर से भी हो सकता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो 3 ही पोजीशन हम लोग का देखने को मिलेगा, जिस कारण से यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हेट्रोसाइक्लिक फिशन इज इन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूसेस। जब हेट्रोसाइक्लिक फिशन होता है किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल्स, बोथ, नन ऑफ दीज। ठीक है, वही चीज़ बोला है इसमें से कि सहसंयोजक आबंध, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध का हेट्रोलाइटिक विखंडन उत्पन्न करने पे यहाँ पे कौन कौन सा हम लोग को मिलेगा, ये चीज़ पूछा है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेट्रोलिटिक यहाँ पे जो क्लीवेज होता है, तो हेट्रो मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे हेट्रो सेम नहीं होगा, मतलब डिफरेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब एक तरफ जाएगा मिल जाएगा तो एक तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वही होमो रहता है तो दोनों तरफ बराबर हिस्सेदार वाला चलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि हेट्रोलिटिक में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ए से बी आप लोग का एक कंपाउंड यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे कि ए मान लीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग का है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ खींच लेगा और इसको बना देगा, क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको खाली कर देगा, इसको लेने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब इस टाइप का रहे कि दोनों अपनी तरफ अगर ले जाए, अनइक्वल शेयरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल शेयरिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होता तो ये भी लेता और ये भी लेता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों यही लेकर भाग जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल शेयरिंग बोल सकते हैं, मतलब दोनों के पास यहाँ पे बराबर नहीं है। तो जब भी जो हम लोग का लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। जो हम लोग जिसका कम होगा, जिससे हम लोग का सब छिन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस कारण से यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जब हेट्रोलिटिक फिजन सीधा सिंपल नाम याद रखना है कि अनइक्वल शेयरिंग होगा, मतलब बराबर बराबर में नहीं होगा, ठीक है। एक को ज़्यादा मिलेगा मतलब वही लेके भाग जाएगा, तो एक साइड क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वैकेंट हो जाएगा, जिससे कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होमोलिटिक जो आपका इक्वल वाला है वो यहाँ पे पूछा गया है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो होमोलिटिक में क्या बताया था कि दोनों तरफ आपका जो है इस तरीके से एरो दिखाते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस तरीके से एरो दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर दोनों बॉन्ड चला जाए तो ये एरो इस टाइप से होता है। तो एरो का आपको पता होना चाहिए, इस टाइप का एरो होता है कि दो इलेक्ट्रॉन को ये लेके गया है, और इसका होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को ये लेके गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि होमोलिटिक मतलब इक्वल शेयरिंग का अगर बात किया जाए तो इक्वल वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, अभी हम बता ही दिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दो तरीके का है, एक है हमारा होमोलिटिक, एक हमारा होता है हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है, इस टाइप का हम लोग का एरो देखने को मिलेगा, वन हेडेड वाला, मतलब डबल हेडेड वाला, सॉरी वन हेडेड तो हमारा ये हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा सिंगल हेडेड एरो, जिसमें हम लोग का क्या होता है, ये हमारा हो जाता है होमोलिटिक के लिए, ये हमारा हो जाता है हेट्रोलिटिक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस H+ CH4 AlCl3, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। दो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होगा या फिर जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। NU माइनस इससे दिखाते हैं, NU नेगेटिव, कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होना चाहिए और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। जैसे कि यहाँ पे OH माइनस है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। OH मान लीजिए इस तरीके से है, इस पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये तो डोनेट कर सकता है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जिस कारण से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर। बाकी आप किसी में भी देख लीजिए, आपका H+ पॉजिटिवली चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। AlCl3 मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। CH4 ये तो पूरा का पूरा इसका यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से भरा हुआ, ठीक है, इस टाइप से, तो ये तो हम लोग का होगा नहीं। तो यहाँ पे जिस कारण से हम लोग का OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है। चलिए अब यहाँ पे अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 21 की फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू। इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि न्यूक्लियोफाइल का अगर डोनेट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसका एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इधर सिंपल बात है। तो जिस कारण से ही हम लोगों का हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही इसको बोलेंगे। युग्मदाता कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और युग्मग्राही हमारा हो जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहीं पे बात है कि न्यूक्लियोफाइल डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट कर सकता है, करेगा ही एक तरीके से। तो यहाँ पे वही चीज़ है, डेफिनेशन भी देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये सारा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल आपका है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये होगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियोफाइल क्या था, वो डोनेट कर रहा था, ठीक है। जैसे कि AlCl3 H+ हो गया, BF3 हो गया, ठीक है। इस टाइप का अगर जहाँ भी दिखे आपको मतलब पॉजिटिवली चार्ज
मतलब वो हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा चीज़ भी है कि जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी ध्यान रखना है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग पढ़े थे प्रेरणिक प्रभाव, इसको हिंदी में बोला जाता है, में ध्रुवीकरण होता है। तो पोलराइजेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़े ही थे कि सिग्मा बॉन्डेड मतलब कंपाउंड के लिए होता है। तो जिस कारण से ही हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा सिग्मा अबंध के लिए। पाई यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर पूछता कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन तो उसमें पाई बॉन्ड का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो सकता था, लेकिन हम लोग को पूछा इंडक्टिव, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सिग्मा बॉन्ड। कुछ इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, सीधा सिंपल याद रखिएगा। कुछ इस तरीके से होता था कि नहीं, मतलब यहाँ पे कार्बन का चेन रहता था इस तरीके से, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता था तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता था, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता था। तो इसी को बोलते, तो यहाँ पे सारा क्या था, सिग्मा बॉन्ड ही था। पाई बॉन्ड कहीं पे देखने को मिला था, नहीं मिला था। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इंडक्टिव इफेक्ट वैनिसेज, मतलब प्रेरणिक प्रभाव या फिर इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है कब, आफ्टर 3 बॉन्ड, आफ्टर 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, ये चीज़ बताएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 3 बॉन्ड जो है यहाँ पे हम लोग का कॉमन होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है उसका प्रभाव देखने को उतना नहीं मिलता, 3 बॉन्ड तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कुछ इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का देखें तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पर लगभग 3 कार्बन तक आप लोगों को जो है ये प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कम हो जाता है उसका प्रभाव। तो वही है कि आफ्टर 3 बॉन्ड इफेक्ट वेनिशेस, अप्रोक्स इंड, मतलब लगभग इंड तो नहीं कर सकते, बस जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन मान सकते हैं कि वो लगभग अपना काम करना बंद लगभग कर देगा, बस जुड़ा हुआ वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड। रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर पाई बॉन्ड का हम लोग देखने को मिल रहा है अगर कंजुगेटेड सिस्टम में, तो वो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट? नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़े हैं उसमें। ठीक है, जब वो होता है सिग्मा बॉन्ड के लिए तो पाई बॉन्ड से तो वहाँ पे बात नहीं करेंगे, तो बहुत तो हम लोग का होगा नहीं, नॉन ऑफ द। अगर यहाँ से भी देखें तो देख लीजिए, अगर एक इंडक्टिव इफेक्ट हटा तो बहुत कट जाएगा, नॉन ऑफ द होगा नहीं, मतलब आंसर हम लोग का ये नंबर होगा। ऐसे भी हम लोग आंसर को सही कर सकते हैं, एक चीज़ पता हो अगर तो संयुग्मित प्रणाली में पाई आवंत का पुनर्वितरण कहलाता है। तो इसमें हम लोग का होता है रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव होता है। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए दिखाया गया है, बेंजीन का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो रेजोनेंस इफेक्ट तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका आंसर हो गया, लेकिन कैसे, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो बेंजीन में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका जो है पाई बॉन्ड एसी जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ख़त्म, कहीं बाहर भाग नहीं रहा है, यहाँ से बस वहाँ चला जा रहा है, वहाँ से यहाँ चला जा रहा है। तो यही है कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड मतलब क्या होता है कि अल्टरनेट यहाँ पे सिंगल डबल इस तरीके से, सिंगल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ चल रहा है, ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ मतलब इस तरीके से घूमते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनमें से पूछा गया है। ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है। वह हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सी अनुनाद संरचना सबसे अधिक स्थिर है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन को जब हम लोग लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रल यही है, बाकी सब हम लोग का चार्ज है। और जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमारा जो रेजोनेंस हम लोग का होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो जो न्यूट्रल वाला होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल वाला, वो हम लोग का हमेशा स्टेबल होता है। किससे? चार्ज के तुलना में। ये चीज़ आप लोग यहीं पे याद रखिए सबसे पहले। तो न्यूट्रल वाले को हम लोग देखेंगे, सीधा सिंपल, अगर उतना भी नहीं दिमाग लगाते हैं तो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे देख सकते थे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट वाला हम लोग को दिखेगा। तो अगर न्यूट्रल वाला को दिखाएंगे तो देखिए उसी का सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखा दिया। जैसे कि ए नंबर की अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट हम लोग का मॉलिक्यूल यहाँ पे ए वाला था, ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा था। इसमें क्या वो सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। तो जब ऐसा गया तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर था वो यहाँ पे चला गया इस तरीके से। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। वहीं पे अगर बी नंबर का बात किया जाए, इसको नहीं सोचिएगा बी नंबर का, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ से यहाँ चला गया, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ से खिसक के आ गया यहाँ पे, तो ये बी नंबर हो गया।
ये ए नंबर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और हम लोग जैसा कि जान रहे हैं वही कि न्यूट्रल जो हमारा होता है हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज के तुलना में, तो वहाँ से भी हम लोग आंसर को कर सकते थे। तो जिस कारण से ही हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा न्यूट्रल वाला जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल होता है और कहीं ना कहीं इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सारा का सारा आपका बनाया गया। तो यहाँ पे इस कारण से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेजोनेंस से ही है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो लोवेस्ट एनर्जी वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और एक्चुअल स्ट्रक्चर के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं अच्छे तरीके से, इसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है कि एनर्जी डिफरेंस होता है यह किसके बीच, एक्चुअल स्ट्रक्चर और लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर के बीच। मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से है ये आपका डिफरेंट यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नीचे वाला जो ए वाला है ये आपका सबसे पहले एक्चुअल था, अब यहाँ पे ये इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है। तो सबसे जो यहाँ पे कम है इसके बीच का यहाँ पे डिफरेंस जो हम लोग का निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस को ही अनुनाद यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव, क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो रूल होता है, रेजोनेंस का वहाँ पे जो रूल होता है उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, उसी से यहाँ पे रिलेट करता है। तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा जहाँ भी जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो भी गया अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ भी सेम है, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो वहाँ पर भी सेम, मतलब कहीं भी मॉलिक्यूल से बाहर नहीं भाग रहा है। तो जिस कारण से ही यहाँ पे इसका जो सेम पोजीशन होता है न्यूक्लियाई का, कहीं भी वो जा रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई भी हिस्सा उठा लीजिएगा तो सब में आपका जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको ऑक्टेट पूरा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो जिस कारण से हम लोग को कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लस आर इफेक्ट इज काउज्ड बाय, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो प्लस आर का यहाँ पे दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस में, एक प्लस आर होता है, एक माइनस आर होता है। क्या क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया आपके एनसीईआरटी में हूबहू इसी तरीके से लिखा गया, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक हम लोग का होता है प्लस आर। प्लस आर क्या होता है, कहता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम। जो भी हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है, मान लीजिए बेंजीन इस तरीके से कंजुगेटेड हमारा है, तो इस पर हम लोग का मान लीजिए OH यहाँ पे लगा हुआ है OH। तो इसमें क्या होता है कि ये जो OH के पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एन एटम। ये जो एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है इससे यहाँ पे ट्रांसफर होता है और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम। जो भी ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है बेंजीन, इस पे अटैच है, तो यहाँ से क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से चलता है और इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता है। तो इसको हम लोग इस टाइप का जब होता है कि मतलब जो भी सब्स्टिट्यूटेड वहाँ पे होता है कंपाउंड, मतलब एटम, उससे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, कंजुगेटेड सिस्टम में, तब उसको हम लोग प्लस आर के रूप में जानते हैं। लेकिन वहीं पे जो माइनस आर हमारा होता है, मतलब एक से जो होता है उसका ऊपर से ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में आपका घूमता हुआ नजर आता है। और दूसरा में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम। मान लीजिए ये बेंजीन हमारा है, अब इस बार क्या है, ये माइनस आर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि COOH वाला टर्म है, तो वो क्या करता है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाता है और वहाँ पे अपना जो है पोजीशन को चेंज करता हुआ नजर आता है। मतलब यहाँ अब क्या हुआ कि जो हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो पूरा का पूरा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरीके से। मतलब एक बार बोल सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग था उस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आ रहा था और वहाँ पे घूम रहा था पूरा पूरा, और एक बार जो हमारा बेंजीन रिंग ये वाला था, इससे होकर जो भी यहाँ पे X ग्रुप लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था, यहाँ पे X लगा था, तो इससे इसमें आ रहा था, इससे इसमें जा रहा है। तो आएगा तो हमारा पॉजिटिव और जाएगा तो नेगेटिव। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये सारा का सारा एग्जाम्पल है, इसी को आप लोग याद रखिएगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है, इसी से आपका रिलेट आ जाएगा, रिलेटेड। प्लस आर में देख लीजिए जितना भी हेलोजन है वो प्लस आर में आएगा, OH है, OR है,
OR में वहाँ पे कुछ भी अब आपका लग सकता है, CH3 CH2 CH3 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी आपका उस तरीके से आप लगा लीजिएगा। फिर OCOR यहाँ पे हो जाएगा, NH2 हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया। ये सारा का सारा जब भी दिखे वो +R के जैसा बिहेव करेगा। वहीं पे -R का बात किया जाए तो COOH हो गया, CHO हो गया, CO हो गया, CN हो गया, NO2 हो गया। ये सारा का सारा हम लोग का -R सा बिहेव करेगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, इनमें से कौन सा हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। अल्कीन का स्टेबिलिटी को यहाँ पे दिखाता है, ये देख लीजिए सारा का सारा आपका ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे वही चीज़ हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति संयुग्मन नहीं दिखा रहा है, इनमें से कौन सा नहीं दिखा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ABCD चारों होगा, वहाँ पे B छूट गया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये और D हो गया ये। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है हाइपर कंजुगेशन के लिए, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या याद रखना है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज शोन बाय स्पीसीज इन विच अल्कीन हैव अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इस पे यहाँ पे हम लोग अगर ये रहेगा तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जहाँ प्रेजेंट होगा वही हम लोग का क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल को लीजिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल में आपका अल्कीन कहाँ है, अल्कीन हम लोग का यहाँ है, तो अल्कीन को हम लोग मान लेंगे 0 पोजीशन, इसके बाद वाला जो भी होता है उसको अल्फा बोलते हैं, इसके बाद वाला बीटा हो जाएगा। तो अल्फा देख लीजिए यहाँ पे अल्फा में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ये हम लोग का शो करेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि नॉट शो, जो शो नहीं करेगा, मतलब ए नंबर हम लोग का शो करेगा। सबसे पहले अल्कीन को मार्क कीजिए। अब दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं अल्कीन हमारा यहाँ पर है, अब देख लीजिए ये हमारा 0 था, ये हम लोग का अल्फा है, यहाँ भी हम लोग का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये भी हम लोग का हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अल्कीन हमारा है, ये हो गया 0, ये कार्बन हो गया अल्फा। अब यहाँ पे देखिए कहीं भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, जिस कारण से हम लोगों का आंसर तो यही वाला होने वाला है। अगला और भी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे देखिए अल्कीन है, ये हम लोग का 0 है, यहाँ पे अल्फा, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये हम लोग का नहीं होगा, इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक है, अल्फा हाइड्रोजन आप याद रख लीजिए, हाइपर कंजुगेशन आपका शो करेगा 110%, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका कुछ इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। अब जो इस क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे ये जो यहाँ पे चैप्टर है ये वाला, इसमें ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन इस चैप्टर का। यहाँ पे इस क्वेश्चन बैंक पे जो क्वेश्चन है सारा चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे जो भी है सारा लगभग क्वेश्चन आपका इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, तो इस टाइप में ये सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि थोड़े मतलब ट्रिकी हैं, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से, आपका कार्बोकेटाइन हो गया कार्बो एनाइन, ये दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अचानक से अगर आप देखिएगा तो थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे मोस्ट स्टेबल पूछा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन का दिखा दे रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर बात किया जाए कार्बोकेटाइन का, तो कार्बोकेटाइन में हमारा क्या होता है कि sp3 जो हमारा कार्बोकेटाइन, जब भी sp3 जहाँ पे देखने को मिले वो ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर sp2 फिर sp3। तो यहाँ पे ये तो हम लोग देखें कि ये sp sp2 sp3 वाला ऑर्डर है, और इस टाइप का कंपाउंड जहाँ भी आपको दिखे तो ये स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से चलता है। मान लीजिए यहाँ पे ए बॉन्ड इस तरीके से पॉजिटिव वाला, ये कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, तो ये हम लोग का सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ए वाला हो जाएगा, उसके बाद ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं पे मेन आप लोग याद रखिए sp sp2 sp3, तो कार्बोकेटाइन में sp3 ज़्यादा स्टेबल चला जाता है और sp सबसे कम है। वहीं पे जब कार्बो एनाइन का बात किया जाए तो sp हमारा आ जाता है सबसे ज़्यादा में, फिर sp2 फिर sp3। अब यहाँ पे चाहें तो आप एक एक करके सभी को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर इस ट्रिक वाला जो यहाँ पे एक हम दिए हैं ऑर्डर, इसको अगर आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन में तब भी यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कंपाउंड है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड आप लोग देख लीजिए, फिर ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये फिर ये। वहीं पे अगर कार्बो एनाइन का बात किया जाए, जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इसका रिवर्स चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला के पास ज़्यादा आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड वाला और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या था, इसमें से एक जो ऑप्शन आपका CH3 है, इसमें आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं दिया नहीं है, होना चाहिए था पॉजिटिव नेगेटिव, तब आप आसानी से कर सकते थे।
तो यहाँ पे अगर अब हम लोग बात करें तो ये तो हम लोग का यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है और बेसिकली ये होगा भी नहीं आंसर। तो अब अगर इन सभी से आप जो है मिला के देखें तो एक देखिए ये हम लोग का कार्बोकेटाइन वाला है, ये कार्बोएनाइन वाला है, ये भी कार्बोएनाइन वाला है। अब यहाँ पे देखें वैसे भी अगर CH3 इसको अगर हम लोग देखते हैं तो वो हम लोग का जो है क्या हो जाता, कहीं ना कहीं sp3 sp2 वगैरह में जाता है। तो ये तो वैसे भी कम स्टेबल है, तो ये तो हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन वाला भी मौजूद है। तो कार्बोकेटाइन में अगर ट्रिपल बॉन्ड का बात किया जाए तो वो तो कम स्टेबल होता है, मतलब कहीं ना कहीं C नंबर भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे कार्बोएनाइन का बात किया जाए तो हम लोग पूरा का पूरा अब चल सकते हैं कार्बोएनाइन के तरफ, क्योंकि कार्बोकेटाइन का तो हम लोग को जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तो सबसे कम स्टेबल होता है। अगर सिंगल रहता तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचते भी। तो यहाँ पे sp है, तो sp तो हम लोग जान रहे हैं कि कार्बोकेटाइन में तो सबसे लिस्ट होता है। sp2 sp3 अगर कार्बोकेटाइन देता तब यहाँ पे कहते हैं कि उसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला जो भी यहाँ पे चार्ज है उस पे यहाँ पे देखिए, अब हम लोग चलिए यहाँ पे जो कार्बोएनाइन वाला है। अब इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है वो देखिए इनमें से कौन कौन है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी कार्बोएनाइन हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, ना कि डबल बॉन्ड वाला होता है। यहाँ पे अगर sp sp2 के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन का अगर यहाँ पे निकालिएगा तो एक सिंगल सिग्मा और इधर एक सिग्मा और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो हो गया sp2 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। और यहाँ पे देख लीजिए अगर इसका हम लोग करेंगे तो एक सिग्मा यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज, तो जिस कारण से यहाँ पे sp आ रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब कार्बोएनाइन वाला होता है तो sp हम लोग का ज़्यादा स्टेबल होता है देन sp2। तो sp2 अगर निकाल भी रहे हैं तो उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि sp वाला जो हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये अगर आप ऑर्डर याद नहीं रखते हैं तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, ठीक है। जनरल तरीके से आप इसको नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो इसको आप लोग याद रखिए। इसी टाइप का लगभग दिया जाता है, तो ये आप लोग ये रेफरेंस के तौर पे याद रखिए। और हमेशा याद रखिए कार्बोकेटाइन में sp3 ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे कम होता है sp। वहीं पे कार्बोएनाइन का देखेंगे तो sp ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे कम होता है sp3। और ये कार्बोकेटाइन का इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इनमें से कहीं भी आपको कुछ भी बढ़ा दिया जा सकता है, ठीक है। मेन ये रेफरेंस है, इस तरीके से ये रेफरेंस है, इस तरीके से ये रेफरेंस है, ठीक है। बाकी ये चेन को हो सकता है आगे पीछे ऐसे ऐसे कुछ भी बढ़ा दिया जा सकता है, बेंजीन लगा दिया जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल sp sp2 sp3 के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर कार्बोकेटाइन सिंगल, डबल, ट्रिपल वाला रहे तो आप एक बार नज़र यहाँ पे इन सभी को याद करिएगा, उससे आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन था? डी नंबर ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बोएनाइन का, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाला जो स्पीसीज है उस पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का क्या होगा इस तरीके से। तो कार्बोएनाइन का हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर, कार्बन पे 3 बॉन्ड इधर से और एक हो जाता है हम लोग का नेगेटिव। तो 1 2 3 और एक नेगेटिव, मतलब sp3 कहीं ना कहीं हो जाएगा। 4 स्टेरिक नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? sp3 लिखते हैं। तो जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही इलेक्ट्रोफाइल देख लीजिए आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग का हो जाएगा, वहाँ पे दिए भी थे एग्जाम्पल, वही ला यहाँ पे आ गया। तो LCl3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो कहीं भी आप देखिए H2O में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तो डोनेट करेगा। इसमें भी देखें तो ये भी डोनेट करेगा। कार्बन का देखें तो ये तो पूरा का पूरा 4 बॉन्ड कुछ इस तरीके से ऑक्टेट आपका क्लियर करके रखता है। तो इसमें तो कोई भी चेंजेस देखने को ऐसा लगेगा नहीं। तो जिस कारण से हम लोग को LCl3 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 वाइन, 1 ब्यूटीन 3 वाइन में हम लोग का नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी हम लोग का सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई होता है। अगर इस टाइप से आप लगा लिए तो आप आसानी से कर लीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि ये कंपाउंड बोला तो इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर के लिए वही है कि ब्यूट वाला है, 4 कार्बन का चेन मतलब चलेगा। तो 1 ब्यूट 3 वाइन का अगर बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे ये बन जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे इस तरीके से। जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है उसके लिए 1 सिग्मा, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड में हम लोग यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, 2 1 3 1 4 5 और इसमें 1 होता है 6 और 1 7, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 7 हो गया। पाई की बात किया है तो डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, तो 2 और 1 3, जिस कारण से सिग्मा यहाँ पे 7 और पाई हम लोग का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो जिस कारण से 7 और 3 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14, C6H14 के समयावताओं की संख्या यहाँ पे कितना होगा, ये चीज़ पूछा गया है। 4, 6, 7, 5, यहाँ पे देख लीजिएगा डी नंबर यहाँ पे 5 बेसिकली ऑप्शन में है। ठीक है, 4, 7, 6, 5 तो कौन सा होगा। तो जब भी यहाँ पे आइसोमर का बात करें तो सबको एक बार आप चेंज करके देख लेना पड़ेगा उसका चेन में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो C6H14 का लगभग यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5 आइसोमर यहाँ पे आपका जो है निकल के आएगा। तो कौन कौन होगा यहाँ पे देख सकते हैं, सारा यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो टोटल यहाँ पे 5 है। तो सभी जब भी किसी तरीके का पूछे वहाँ पे कंपाउंड का, तो उसको आपको बना के सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा इसमें से यहाँ पे कितना यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो C6H14 का जब आप बनाइएगा तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, अपना अपना जो पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, वो सारा वहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे डी कुछ इस तरीके से अगर रहता, बेसिकली थोड़ा मिट गया है, तो 5, तो यही हम लोग का हो जाता राइट आंसर। ठीक है, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वही कंजुगेटेड वर्ड, अभी हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। कंजुगेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन एन ओपन और साइक्लिक सिस्टम, 1 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल, नन ऑफ दिस, तो ये तो होगा नहीं दोनों। 1 सिंगल 2 डबल ये भी नहीं होगा। कंजुगेटेड मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि अल्टरनेट सिंगल या फिर डबल बॉन्ड का चलता है कहीं भी, ओपन में हो या फिर साइक्लिक सिस्टम में हो। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, तो उन्हें आप एक बार हिंदी में देख लीजिए कि समयुग्मित तंत्र से मिलकर क्या बनता है, एक खुली या चक्रीय प्रणाली में एकांतर एकल और द्विआबंत। तो आंसर तो हम लोग का यही हो जाएगा। किस तरीके से होगा ओपन और क्लोज में, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। ओपन में अगर बात किया जाए कंजुगेटेड का, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें देखिए ये ओपन का हम लोग का हो गया। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ जा सकता है। वहीं से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, और ये यहाँ जा सकता है। तो अल्टरनेट में देखिए एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे छूट गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे छूट गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब एक छोड़ के एक में आपका अल्टरनेट। और ये पूरा का पूरा क्या है, हम लोग का ओपन चेन है। वहीं पे अगर क्लोज चेन का बात किया जाए तो इसमें बेंजीन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें से ये बॉन्ड यहाँ से घसक के यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ आ सकता है, मतलब इधर उधर अपना स्थानांतरण कर सकता है। और ये कैसा है, एक क्लोज चेन के अंदर है। तो यही हम लोग का होता है कंजुगेटेड, मतलब कहीं ना कहीं अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड का यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र देखने, मतलब एक तरह डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, एक यहाँ वहाँ मतलब होता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है कि मेटामर्स ऑफ C4H10OR, मेटामर जो है C4H10O का इनमें से कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है। C4H10O के व्यवस्था के यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में ऐसे कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेटामर्स की क्या होता है, ये चीज़ सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। तो मेटामर्स हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है अच्छे तरीके से। इसमें लिखा गया है कि 2 कंपाउंड्स हैव द सेम मोलिकुलर फंक्शनल ग्रुप बट हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। जहाँ भी हम लोग का फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके आसपास जो है वो अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होगा, तभी वह मेटामर के रूप में काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप का बात किया जाए तो कीटोन है, यहाँ पर भी कीटोन है, लेकिन वही अगर यहाँ पे इसके चेन में अगर बात किया जाए तो चेन में आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। इधर 1 2 3 कार्बन का चेन है और इधर आपका 1 2 कार्बन का चेन है। इधर देखें 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, इधर देखें एक ही कार्बन का चेन है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, बट उसके आसपास का जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का चेन है वो क्या है, डिफरेंट है, जिस कारण से उसको हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। तो मेटामर्स अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें तो अगर बी नंबर देखें तो वो तो नहीं है, ए नंबर हम लोग को मिल रहा है। बी नंबर तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, एक बार अल्कोहल है तो एक बार कीटोन है, तो ये तो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही अगर सेम नहीं है तो ये तो हम लोग को मेटामर हो नहीं सकता, बहुत तो आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए कीटोन सब जगह है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, बस यहाँ पे साइड में इसका जो चेंज है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, अलग अलग है, तो जिस कारण से ये हम लोग का मेटामर होगा। ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब
जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग का यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, तो उसके जो आसपास वाला ये जो आर है ये हो जाएगा आर डैश, ठीक है, इधर आर चल रहा है तो इधर आर डैश रहेगा, मतलब दोनों डिफरेंट रहेगा, लेकिन ये जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। मान लीजिए इधर अब इधर आर चला गया और आर डैश चला गया इधर, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम रहेगा मेटामर में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा कि आइसोपेंटेन इज अल्कीन साइक्लिक एन अल्काइन एन अल्केन। तो आइसोपेंटेन नाम से पता चला अल्केन यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका तो हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन आइसो, नियो और जो हमारा नॉर्मल होता है उसको कैसे पहचानते हैं वो यहाँ पे थोड़ा लिखा गया है, तो आप लोग देख लीजिए। जब भी इस टाइप का आकृति आपका बने तो इसको आइसो बोलते हैं, इस टाइप का जब बने तो नियो बोलते हैं, नॉर्मल तो हम लोग का स्ट्रेट चेन के रूप में चल रहा है। तो यहाँ पे आइसोपेंटेन पूछा था, तो इस टाइप का आकृति हम लोग को बना के देखना होगा, कौन सा, जो यहाँ पे फर्स्ट में आपका दिखाया गया इस तरीके से। तो आइसो हम लोग जानते हैं कि इस टाइप से हम लोग को जहाँ भी रहे और ऊपर में चलेगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन देखें, लेकिन यहाँ पे पेंटेन था तो 1 कार्बन और यहाँ पे हम लोग बढ़ा दिए। अगर 6 कार्बन रहता तो यहाँ पे और भी बढ़ा सकते थे, इधर बढ़ा सकते थे, या फिर यहीं पे इस तरीके से भी बढ़ा सकते थे, इधर बढ़ा सकते थे, ठीक है, ऐसे आप इसको आगे खींच सकते हैं, मतलब इसीलिए यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे लगाया गया। और नियो अगर रहता, अगर नियो पेंटेन का बात किया जाता तो नियो पेंटेन अगर बात करते तो बस एक यहाँ पे ए वाला लग जाता। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये तो अपने से ही नियो पेंटेन बन गया, ठीक है। तो मेन ये सब आप लोग जो है स्केलेटल इसको याद रखिएगा तो आप समझ जाइएगा वहाँ से। अब आइसो पेंटेन बोला तो यहाँ पे सारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, तो अल्केन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिस कारण से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे दिया है 2 कंपाउंड CH3COOH HCOO CH3 दिया है, तो ये क्या है, पोजीशन, आइसोमर, फंक्शनल, चेन, स्टीरियो। स्टीरियो तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि कोई भी 3 डायमेंशनल तरीके से वहाँ पे कुछ बात बोला नहीं गया है। हाँ पोजीशन हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, चेन हो सकता है, लेकिन उसका पोजीशन में क्या होता है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला वगैरह सेम होता है, लेकिन उसका चेन में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पे फंक्शनल ग्रुप देखें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको हम बोलेंगे चेन। आइसोमर देखें तो जो भी फंक्शनल ग्रुप का है वहाँ पे मतलब चेन में वहाँ पे डिफरेंस आपका रहेगा, ठीक है, चेन आपका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा हम लोगों को कि ए वाला, तो CH3COOH इसमें है, इसमें HCOO CH3 इतना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, जिस कारण से हम लोग को अगर आंसर की बात किया जाए तो ये फंक्शनल आइसोमर ही हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर चेक आप कीजिएगा तो इसमें आपका क्या है, हाँ इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आपका एस्टर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख के दिखाएं इसका ओपन करके पूरा, तो CH3COOH देख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा CH3OCOCH यहाँ पे है। ये आपका जो है कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस्टर। तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसके कारण ही हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर इज द राइट आंसर, ये चीज़ मैंने बता भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही हम लोग ऊपर बात ही कर रहे थे। अगला दिया है कि IPSC नेम ऑफ टोल्यूइन, तो टोल्यूइन का स्ट्रक्चर ही हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, जिस कारण से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही चीज़ लिखा गया, शॉर्टकट में बता भी दिए। इस तरीके से इसको टोल्यूइन नाम दिया जाता है और IPSC नेम में इसको मिथाइल बेंजीन लिखते हैं। कैसे, क्योंकि CH3 को मिथाइल में और ये पूरा का पूरा बेंजीन है, इसलिए मिथाइल बेंजीन इसका नाम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे और भी बात किया जाए तो साइक्लोहेक्सेन हमारा क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे साइकिल के रूप में होता है, कोई भी यहाँ पे डबल ट्रिपल नहीं होता है। नाइट्रोबेंजीन अभी हम लोग ऊपर देखे थे, इस तरीके से बेंजीन का रिंग है, इसमें हम लोग का NO2 प्रेजेंट होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है। इथाइल बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे अगर ऐसे बेंजीन है तो यहाँ पे इस टाइप से ये हम लोग का चलेगा, CH3 यहाँ पे CH2 2 कार्बन का चेन और ये हमारा बेंजीन, तो जिस कारण से इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, IPSC नेम पूछा है इस कंपाउंड के लिए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्कीन प्रेजेंट है, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके लिए बताना है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने पहले से ही लगा दिया है, कैसे लिखा है इस चीज़ को बस यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहला काम होता है फंक्शनल ग्रुप, तब होता है मल्टीपल बॉन्ड, जो भी सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। तो अगर सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, जिससे हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 ये हम लोग का नंबरिंग हो जाएगा।
फर्स्ट में OH है इसलिए नंबरिंग इधर से किए। अब यहाँ पे 2 में आ जाएगा इन और यहाँ पे 1 में ऑल, तो 4 कार्बन का चेन है तो यहाँ वही लिख दिया कि ब्यूट 2 in 1 ऑल, जिस कारण से ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ब्यूट 2 in 1 ऑल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 41 नंबर में क्या पूछा गया है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, ये जो कंपाउंड दिया इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग का स्ट्रक्चर देख के आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ये हम लोग का ये चीज़ था, इसका जब स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे कैसा बन गया इस तरीके से, मतलब CH3 3 था और कार्बन पे था, तो कार्बन पे ये हो गया 3 CH3 और यहाँ पे CH हो, तो इस तरीके से। तो CH वो हम लोग का कौन सा होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे अगर इसका नाम भी अगर यहाँ पे दिया है, मान लीजिए बाई चांस अगर इसका नाम पूछ दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। कैसे हो गया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है तो इसके तरफ से ही लेंगे, तो 1 से यहाँ चलेगा, 2 यहाँ चलेगा, 3 यहाँ चलेगा, 2 में यहाँ पे देख लीजिए 2 मिथाइल है तो 2,2-डाइमिथाइल हो गया। और जैसा कि ये इस जो एल्डिहाइड होता है इसका यहाँ पे कार्बन को हम लोग काउंट करते हुए 1 2 3, तो प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं, अल्कोहल के लिए OL लगाते हैं और इसके लिए AL लगाते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, नाम देख सकते हैं, ये हो सकता है नाम पूछ दिया जाए तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है नेमिंग में कि सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कहाँ से होगा, फंक्शनल ग्रुप हम लोग का अगर है प्रेजेंट तो उससे पहले होगा, डबल ट्रिपल है तो वहाँ से होगा, अगर लॉन्गेस्ट है तो लॉन्गेस्ट को नंबरिंग करेंगे जो सबसे ज़्यादा लंबा है, या फिर साइड चेन अगर है तो साइड चेन को भी हम लोग लेंगे, वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी हम लोग का चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि क्लास 10 में भी लगभग पढ़ के लोग आते हैं। अब मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर फ्रॉम, ये तो सीधा सिंपल है, CH2 यूनिट से ही हम लोग का डिफर होता है। कार्बनिक यौगिक की एक सजातीय श्रृंखला भिन्न होती है, तो ये हो जाएगा हम लोग का CH2 इकाई से। किस तरीके से होता है यहाँ पे थोड़ा आप लोग एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। यूनिट तो हम लोग CH2 होगा, जैसे कि मान लीजिए CH3 है, CH3 CH2 CH3 है, CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से। तो इसमें क्या क्या है कि इसमें CH3 CH3 अगर है तो यहाँ पे देखिए इसमें CH2 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ में CH2 का अंतर है। अगर इसमें एक कार्बन और चेन बढ़ा तो बस CH2 का ही अंतर है। तो इसी को हम लोग जो है कुछ इस तरीके से होमोलोगस सीरीज में कहते हैं, कंपाउंड का डिफर होता है CH2 यूनिट से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें कॉमन नेम आपको पूछा। कॉमन नेम तो लगभग आपको याद रखने ही पड़ते हैं। तो CH3COOH का क्या होता है कॉमन नेम, एसीटोन, फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड या फिर एसिटिक एसिड, ये चीज़ पूछा है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि CH3COOH को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, B नंबर। वहीं पे और भी सबका स्ट्रक्चर अगर देखें, एसीटोन का अगर स्ट्रक्चर बताएं तो CH3 होता है, इसको लिख लीजिएगा कहीं, COCH3। जो भी पढ़े हैं उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े उसको आप किनारे में लिख सकते हैं। जो पढ़े हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रिवीजन वाला लेक्चर सारा रह रहा है, वो आसानी से जो है अच्छे तरीके से सारा समझते हुए चल रहे होंगे। वहीं पे फॉर्मिक एसिड का बात किया जाए तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग का क्या होता है, HCOOH, इस तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक ठो और है एसिटल्डिहाइड, तो इसका क्या होता है CH3, अभी ऊपर बताए थे CH3CHO, तो तीनों याद रखिएगा। ये हो गया एसिटल्डिहाइड का, ये हो गया एसीटोन का, एसिटिक एसिड का तो यहाँ पे लिखा गया है, और ये फॉर्मिक एसिड का HCOOH यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा भी गया है एसिटिक एसिड, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन के जैसा भी है और एरोमेटिक वहाँ पे कंपाउंड शो करेगा, वो कौन सा है। तो निम्नलिखित में कौन सा बेंजीन युग्म यौगिक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये तो हम लोग का A नंबर देखें तो सब्सटीट्यूटेड है, क्योंकि बेंजीन पर NH2 है, एनिलीन इसको नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या है, एनिलीन इसका नाम होता है। वहीं पे अगर इसमें देखें तो यहाँ पे मान सकते हैं कि एरोमेटिसिटी के रूप में यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मान सकते हैं। ये देखें तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें कार्बन के साथ साथ दूसरा जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, तो इस टाइप को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत आ जाएगा। ये हम लोग का जो अभी हम लोग देख रहे थे एलिसाइक्लिक वाला,
जिसमें यहाँ पे एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। तो एक तो हम लोग का जो है फर्स्ट हो गया सब्स्टिट्यूटेड, सी नंबर हो गया साइक्लिक वाला, डी हो गया हेट्रोसाइक्लिक। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है यही हम लोग को मिलेगा एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में, जिसमें से मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन से ये हम लोग का अगर चला गया तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको अगर बनाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक यहाँ एक यहाँ एक है, तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है, तो जिस कारण से एरोमेटिक हम लोग इसको एरोमेटिसिटी के अंतर्गत उसको रखेंगे। तो जिस कारण से हम लोग का यही हो जाएगा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन जैसा भी है और एरोमेटिक कंपाउंड भी है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे इस टाइप का और भी आपको पूछा जा सकता है, ये आपका किस इस बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत ये भी आ जाता है कुछ इस तरीके से, इस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और भी बोले बेंजीन सिर्फ और सिर्फ बेंजीन अगर रहता तो वो भी हम लोग का हो जाता। और भी मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे और भी दिखा सकते हैं इस टाइप से, मतलब डिफरेंट जहाँ पे हम लोग एरोमेटिसिटी में जो पढ़े थे उस टाइप का आप आसानी से पहचान सकते हैं। पायरोल हो गया, फ्यूरोन हो गया, थायोफिन हो गया, इस टाइप का भी कभी कभी पूछा जाता है, वो भी सारा का सारा किस में जाएगा, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है कि कैटेनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ। तो कैटेनेशन हम लोग कहाँ पढ़े थे, जो हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन से बना हुआ उसी में। तो कार्बन यहाँ पे श्रृंखलन किसका अद्वितीय गुण है, तो कार्बन का अद्वितीय गुण है, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, तो वही हम लोग ये पढ़े भी होते हैं कि कार्बन एटम हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनाइज करने का टेंडेंसी होता है, मतलब लॉन्ग श्रृंखला के रूप में बनाने का होता है। जैसे कि यही लंबा चेन हम लोग का जो बन रहा है, यहाँ से इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, इधर 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 कनेक्ट हो गया, इधर कनेक्ट, मतलब नेटवर्क टाइप का यहाँ पे बनाएगा, इसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछा गया है साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन का चेन यहाँ पे रहेगा और वो साइक्लिक रहेगा, तब उसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो ये तो ओपेन है, ये तो होगा नहीं। सेकेंड में देखें तो हाँ बिल्कुल ये होगा। अगर इसको देखें तो इसका दूसरा नाम होता है साइक्लोब्यूटेन, इसको बोलेंगे। ये तो हम लोग का होगा नहीं क्योंकि ये हम लोग का ओपन चेन है, तो जिस कारण से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वहाँ पे देख लीजिए सभी का नाम यहाँ पे हम लिख दिए हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, 1 2 3 कार्बन का चेन है, सिंगल बॉन्ड सारा है, इसलिए प्रोपेन इसको बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसी को बोलेंगे। साइक्लो वर्ड कैसे लगा, क्योंकि साइकिल के रूप में पूरा का पूरा बंद है, इसलिए साइक्लो लगा, और जितना कार्बन का रहेगा अल्केन के रूप में उसको लिख देंगे। अगला यहाँ पे देखते हैं ये साइक्लोब्यूटेन है और ये इसका ब्यूटेन है। 3 कार्बन 1 2 3 और 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन का चेन, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया 47 में कि नेफ्थलीन इज एसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नेफ्थलीन यहाँ में इनमें से कौन सा अचक्रीय है, एलिफेटिक चक्रीय है, गैर बेंजीनोइड है, या फिर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आप लोगों को मिल गया बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये जो होता है नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और ये देख लीजिए आपका जो होता है बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक होता है। ठीक है, एरोमेटिक भी होता है और यहाँ पे बेंजीन का रिंग भी होता है, कुछ इस तरीके से नेफ्थलीन का। देख लीजिए इसको अगर देखें स्ट्रक्चर में तो ध्यान से अगर इसको आप देखिएगा तो एक देखिए ये बेंजीन के जैसा लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये अगर इसको भी ध्यान से देखिएगा तो ये भी बेंजीन के जैसा लग रहा है। मान लीजिए ये इस भाग को अगर हटा दें, ये पूरा का पूरा भाग मान लीजिए हटा दें, तो इधर से देखिए इधर 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 यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यही ला इधर इसके पास है बाहर अंदर यहाँ पे, तो 2 बेंजीन के रूप में दिख रहा है। तो बेंजीन हम लोग का एरोमेटिक होता है, 2 बेंजीन यहाँ पे होगा तो वो भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हक्कल रूल का नियम है वो चीज़ यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। इसमें क्या पूछा गया कि मेटामेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट कार्बन चेन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखे थे कि जो मेटामर्स हमारा होता है उसमें क्या होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और उसके अगल बगल का जो चेन है साइड चेन वगैरह वो डिफरेंट वहाँ पे होना चाहिए। तो जिस कारण से यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट कार्बन चेन, ये कार्बन चेन तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये भी नहीं होगा। डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन आइदर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में जो होगा वो डिफरेंट अल्काइल चेन होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर इसका डेफिनेशन भी पढ़े थे। तो वही चीज़ है कि क्रियात्मक समूह के दोनों और अलग अलग एल्काइड
एल्काइल श्रृंखलाएं होगा, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वही चीज़ है, डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो भी फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया CH3 के साथ H और CH3 के साथ Br, CH3 के साथ NH2, CH3 के साथ यहाँ पे OH दिया है। तो इनमें से पोलर पूछा, तो पोलर कब होगा, जब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सीधा सिंपल है, ये ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। वही है यहाँ पे कि अणु के निम्नलिखित युग्म में कौन सा बंधन अधिक ध्रुवीय है, मतलब पोलर किस में करेक्ट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किस में आ सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा, जब वहाँ पे अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा। तो फर्स्ट की अगर बात किया जाए तो इधर हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, तो जिस कारण से हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ब्रोमीन है। अगर इधर देखें, ये अगर ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन। मतलब इसमें CH3Br और इसमें CH3OH। तो जहाँ पर भी हम लोग का Br और OH वाला है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे ऑप्शन है, तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे लगाया भी गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, इसका यहाँ पे इस ज़्यादा फर्स्ट में हो गया Br का, इसका OH का, इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा जहाँ पे CH3Br और CH3OH वाला, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पोलर यहाँ पे है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे आपको लगा के देखना पड़ेगा। अगला देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज शोन इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसको एक अच्छे मज़ेदार तरीके से अगर बोलें तो एक बात हम बोलना चाहेंगे कि अगर दुश्मन दिखेगा तभी हम लोग जो है फायरिंग करते हैं। मतलब एक तरीके से मान लीजिए सेना लोग अगर देखते हैं तो क्या करते हैं, दुश्मन जहाँ दिखते हैं वहीं पे फायरिंग करते हैं, अंधुंधरी कहीं पे तो नहीं कर देते ना। तो सीधा सिंपल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का बात वही है कि जब भी हम लोग का प्रेजेंस होगा अटैकिंग रिएजेंट का, तभी हम लोग को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। सीधा सिंपल बात है, यही चीज़ है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज शोन इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर बताएं तो मान लीजिए इस टाइप से हम लोग का यहाँ पे एक कंपाउंड था, इधर से न्यूक्लियोफाइल हम लोग को दिख रहा था। अगर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता है तब तो ये अपने आप को जो है कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ लेगा। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, जब न्यूक्लियोफाइल ये दिख जाएगा तो ये क्या करेगा कि अपना भेज देगा उधर कि तुम उधर घसको, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ला के ऐड करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोमेरिक का काम यही होता है कि वो जो भी आपका, जैसे कि देख लीजिए किस तरीके से समझाए इसको, देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे इसको दिखा तो ये क्या करेगा कि बोलेगा कि न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं है, उसको हम लोग को यहाँ पे अटैच करना है। तो इस कारण से बोल तुम थोड़ा सा बॉन्ड उधर खिसकाओ, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बना दो और तुम बन जाओ नेगेटिव। तो ये जो यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से इसको बोले हैं तो इंटरमीडिएट के रूप में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे दिखाएगा कुछ समय के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा फिर ये चीज़ यहाँ पे आके लग जाएगा। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस इतना हुआ था तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें क्या है कि रिएक्शन तो वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को कुछ समय के लिए पता चले कि इस टाइप से इसको कराएंगे कि नेगेटिव यहाँ था पॉजिटिव यहाँ, तब जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लगा। तो अटैकिंग रिएजेंट हम लोग का यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था, तभी यहाँ पे ये काम हो रहा था और इस टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव में हो रहा था। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव में जो भी उसका वहाँ पे जिधर बॉन्ड जा रहा है वहाँ पे नेगेटिव और जहाँ से जा रहा है उससे पॉजिटिव, तो वो चीज़ जो कुछ समय के लिए ही दिखता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर फाइनली यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, यहाँ से ये जो गया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये बन जाएगा। तो वही चीज़ है, दुश्मन जब सामने दिखे तभी फायरिंग करना है, ये चीज़ यहाँ पे बात है, इससे आप आसानी से बता सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का और इस चैप्टर का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक वाला। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है सो नहीं हो सकता है। अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, कौन सा, ये चीज़ आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में क्रियात्मक समायोजकता संभव नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्या जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बेसिकली कि वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है फंक्शनल ग्रुप में। मान लीजिए एक तरफ अल्कोहल है तो एक तरफ आपका ईथर प्रेजेंट होगा, तो वही चीज़ है, देख लीजिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है कि टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप में उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, हमेशा ये चीज़ वही फॉर्म करता है।
जैसे कि फर्स्ट है अल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेगा, वो ईथर के रूप में शो करेगा, मतलब एक तरफ अल्कोहल है तो उससे जो भी बनेगा वो हम लोग का ईथर बनेगा। वहीं पे अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे आइसोमर का बात किया जाए तो एक तरफ एल्डिहाइड जब भी रहेगा तो दूसरा क्या बनाएगा, कीटोन ही बनाएगा। इसको आप लोग याद ही रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अल्काइल हैलाइड कंटेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन, जिस कारण से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मतलब फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर ये शो नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्स मान भले फ्लोरीन क्लोरीन है लेकिन है तो वो टाइप किसका, हैलोजन का है। तो कहीं भी लगाएंगे तो वो हैलोजन के रूप में ही होगा, मतलब इधर भी बोले या फिर दूसरा कुछ बनाएंगे तो भी वो हैलोजन होगा, जिस कारण से ये हम लोग का हो सकता है, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं होगा। वहीं पर साइनाइड की बात किया जाए तो साइनाइड हम लोग का आइसोसाइनाइड के रूप में बना सकता है। मान लीजिए ये हम लोग का CN था तो एक तरफ इसका NC भी ये फॉर्म करता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। CN को साइनाइड कहते हैं, NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और एक यहाँ पे HW आप लोग को दे रहे हैं, इसको थोड़ा आप लोग कीजिएगा, इसको कमेंट में आप लोग सभी को बताइएगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा अच्छा खासा। तो इन सभी का यहाँ पे जो है सभी का IPSC नेम आपको एक एक का यहाँ पे कमेंट करना है। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को बताना है। चलिए, तो यहाँ पे यही था आज का ये वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो बहुत ही जल्द 5000 फैमिली हम लोग को करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो मैंने कहा था वहाँ पे जो वीडियोस 2 से 3 जो मॉडल सेट पिछले प्रीवियस ईयर के हैं तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हेल्प मिलेंगे, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। टाइम कम है, वहाँ पर सारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।